नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई पीओ के नोटिफ़िकेशंस आ चुके हैं और इसके फॉर्म फिल होने भी शुरू हो गए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे एक छोटी-सी वीडियो में एसबीआई पीओ के नोटिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर एसबीआई पीओ है क्या? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। पीओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, यानी जो मैनेजर वगैरह लोग बनते हैं वो इसी इसका एग्ज़ाम को पास करते हैं। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन के आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं 27 अब दिसंबर 2024, और इसका जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी है 2025 तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ चर्चा करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे वैकेंसीज़, सबसे पहले हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो इन्होंने जारी किया है इस बार बैंक एसबीआई पीओ के लिए, वो 600 है। टोटल वैकेंसी है 600 दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आप कैटेगरीज वाइज भी वैकेंसीज देख सकते हैं। एससी के लिए 87, एसटी का 57 है, ओबीसी के लिए 158 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 58, और जनरल की जो है 240 पोस्ट इन्होंने जारी किया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो डेट जो इन्होंने जारी किया कि कब क्या ये कैसे-कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएँगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिखा है पहला तो कि 27 दिसंबर 2024 से 16 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद जो आपका इसका फ़ेज़ फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा, यानी जो प्री एग्ज़ाम ये कराएँगे, वो 8 और 15 मार्च को करा दिया जाएगा। और इसका जो आपका एडमिट कार्ड जो इन्होंने ये जारी करेंगे वो 3rd से 4th वीक, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑफ फरवरी, फरवरी के तीसरे या चौथे वीक में जो है ये जारी कर देंगे इसका। और आपका मार्च में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे प्री का, और अप्रैल में इसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। प्री का जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो अप्रैल में आ जाएगा। इसके बाद अप्रैल के सेकेंड वीक में आप मेंस एग्ज़ाम के लिए अपना जो कॉल लेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो इनका मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कराएँगे वो अप्रैल या मई में, मान के चलिए मई में ही होगा, या अप्रैल के लास्ट में हो सकता है, या मई के फर्स्ट वीक में ये कंडक्ट करा लेंगे आपका मेंस का एग्ज़ामिनेशन। और इसका जो रिज़ल्ट जो डिक्लेयर करेंगे वो मई या जून के मंथ में आपका कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें फ़ेज़ थर्ड भी होता है। फिर फ़ेज़ थर्ड का भी एग्ज़ाम आपको मई-जून में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा, जिसमें जो कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फिर ग्रुप एक्सरसाइज़ होता है। ठीक है दोस्तों? ये सभी ये बहुत ही फ़ास्ट इनका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, बहुत ही तेज़ी से ये काम करते हैं। इसलिए देख सकते हैं कि ये सभी सारे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएँगे मई-जून में, और लास्ट में जो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिज़ल्ट ये रिलीज़ करेंगे, वो भी मई-जून में ही आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो आपका एज, सबसे पहले एज लिमिट इन्होंने बता रखा है कि आपका ये डेट देख पा रहे हो कि 1 अप्रैल 2024 तक मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। यानी जिन कैंडिडेट्स का आपका ये ईयर अगर आपका 21 से 30 के साल में आपका एज है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ-साथ कुछ कैटेगरीज़ के लिए ये एज रिलैक्सेशन भी देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ओबीसी, अगर आप ओबीसी हो तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स, अगर एससी-एसटी हो तो 5 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद इसका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, सिंपली कुछ नहीं है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है दोस्तों। और वो किसी भी स्ट्रीम हो सकता है, या बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए ये इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है दोस्तों वो 3 फेज़ में कराते हैं। यानी 3 फेज़ में आपका सबसे पहला फेज़ फर्स्ट क्या होता है, वो प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, यानी प्री का एग्ज़ाम होगा, तो जो आपकी 3 सेक्शन में आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इसमें क्या-क्या पूछेगा, प्री में आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछता है, कितने क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 मार्क्स के, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क का आपका यहाँ पे होगा। और तीनों सेक्शन के लिए अलग टाइम ड्यूरेशन होगा, 20-20 ईच सेक्शन के लिए आपको दिया जाएगा। तो टोटल आपका जो है 1 घंटे का पेपर होता है 100 नंबर का, और 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद जो भी कैंडिडेट हैं, जिनका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो उनको अपीयर होना पड़ता है मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पे ये भी इन्होंने दे रखा है कि जो भी इन्होंने वैकेंसीज़ बताई है, उसके लगभग 10 गुना बच्चों की ये मेंस के लिए क्वालीफ़ाई करेंगे।
ठीक है। तो आपकी जो मान के चलिए कि 600 वैकेंसी है, इसका 10 टाइम्स हम करेंगे तो लगभग 6000 बच्चे जो है मेंस का एग्ज़ाम लिख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद मेंस का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसमें क्या है। 4 सेक्शन दिया रहता है और ये आपका टोटल 3 घंटे का पेपर आपका होता है। तो टेस्ट फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, टेस्ट फर्स्ट क्या है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। टेस्ट सेकंड आपका होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। टेस्ट थर्ड आपका होगा जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज एंड टेस्ट 4 जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। और इसका आप यहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन भी देख सकते हो और मार्क्स भी, यानी कि टोटल आपके जो ये क्वेश्चन हो जाएंगे 170 क्वेश्चंस और टोटल 200 मार्क्स के। और इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग, सबके लिए हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो इसलिए से हम टोटल अगर टाइम इसका देखें तो 3 आवर्स यानी 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके कुछ समय बाद ही आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या है। तो उसमें ईमेल्स हो सकता है, रिपोर्ट्स किसी के बारे में कोई सिचुएशन एनालिसिस करना हो या प्रिसाइज राइटिंग हो। ठीक है, ऐसे वगैरह भी कभी कभी पूछ लेता है लिखने के लिए, तो वो उसका अलग से आपको एक पेपर देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि 50 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे और इसको आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना पड़ता है। इसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, तो इसके बाद फिर इसका जो रिजल्ट आएगा तो आपको क्या है, जिन बच्चों का ये मेंस का एग्ज़ाम क्लियर होगा उनको फिर फेज़ थर्ड के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये दे रखा है कि ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर इंडिविजुअली इन मेंस एग्जामिनेशन। यानी कि जो भी ये 4 आपका सेक्शन दे रहा है इसमें अलग अलग इनकी कट ऑफ ये जारी करेंगे, यानी कि सभी में आपको क्या करना है, सभी में आपको पास होना है। और साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी जो भी ये मिनिमम कट ऑफ जारी करेंगे आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो आप शॉर्ट लिस्टेड हो पाओगे फेज़ थर्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद जब आप फेज़ थर्ड के लिए जाओगे तो इन्होंने ये भी दे रखा है कि कितने बच्चों को ये पास कराएंगे। तो जिनकी भी जो भी कैटेगरीज में जितने भी इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज़ की हैं उसका 3 टाइम्स। ठीक है, उसका 3 टाइम्स ये बच्चों को पास करेंगे फेज़ थर्ड एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये भी दे रखा है कि प्री एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम, दोनों में आपका क्या है, निगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1/4 का देख पा रहे होगे, 1/4 यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं फेज़ थर्ड, यानी जिन बच्चों का प्री भी क्वालीफाई हो गया, मेंस भी क्वालीफाई हो गया और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया फेज़ थर्ड के लिए। तो फेज़ थर्ड भी आपका 3 चरणों में कराया जाएगा। सबसे पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर ग्रुप एक्सरसाइज होता है और पर्सनालिटी इंटरव्यू होता है। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको पास करना पड़ता है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे आपको। फिर बात करते हैं ग्रुप एक्सरसाइज, और ये तीनों एक ही दिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप एक्सरसाइज आपका होगा, उसके लिए इन्होंने मिनिमम मार्क्स रखा है 20, यानी 20 मार्क्स का जो है ग्रुप एक्सरसाइज होगा। फिर आपका इंटरव्यू हो गया 30 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपका 50 मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, तो आपका टोटल 50 मार्क्स। फिर जो कैंडिडेट इसको भी क्वालीफाई कर लेंगे तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने दे रखा है कि जो मैक्सिमम मार्क्स है मेंस एग्जामिनेशन का, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्री का एग्ज़ाम है दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, वो सिर्फ आपको पास करना है आपको अगले स्टेज में जाने के लिए। तो बात करते हैं आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किसके बेस पे होगा, तो आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा रिटन टेस्ट, इसमें आपने ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिया है और जो डिस्क्रिप्टिव दिया है 50 मार्क्स का वो, तो 250 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया और 50 मार्क्स के आपके, सॉरी 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव, टोटल हो गया आपका 250 मार्क्स। उसके साथ ही साथ जो फेज़ थर्ड में आपने एग्ज़ाम दिया था जिसके कि ग्रुप एक्सरसाइज जो कि 20 मार्क्स का था और इंटरव्यू 30 मार्क्स का, टोटल हो गया 50 मार्क्स। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके टोटल बनते हैं 300 मार्क्स। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी दे रखा है कि जो कि 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि विल बी नॉर्मलाइज टू 100 मार्क्स एज डिटेल्ड बिलो। तो 100 मार्क्स का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा, लेकिन उसको इन्होंने यहाँ 75 दे रखा है, 75 में से वो काउंट करेंगे और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के लिए जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है वो 25 है। तो इस तरह से इन दोनों को भी ऐड कर लें तो आपको मिल जाते हैं 100 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से यह आपका फाइनल सिलेक्शन काउंट को करेंगे। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि EWS और जनरल कैटेगरी के लिए और OBC कैंडिडेट के लिए जो है 750 रुपीज़ फॉर्म फ़ी है, जबकि SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं ले जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ चांसेस। तो आपको पता होगा कि SBI PO के लिए आप
के नंबर ऑफ़ चांसेस को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो उसके लिए नंबर ऑफ़ चांसेस 4 हैं, यानी 4 चांस आपको मिलता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, यूआर इस कैटेगरी से आते हो तो इसके लिए 7 चांसेस मिलेगा। और एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हो तो इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे ये भी आप पढ़िए कि अपीयरिंग इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज ए चांस, यानी अगर आप प्री का ही एग्ज़ाम दे पाते हो और आपका मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो उसको कोई चांस ये काउंट नहीं करेंगे। कब काउंट करेंगे? जब आप मेंस में अपीयर होते हो। यहाँ लिखा है ना, अपीयरिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज ए चांस, ठीक है दोस्तों। यानी अगर आप मेंस के लिए अपीयर होते हो तो उसको वो काउंट करेंगे कि आपका नंबर ऑफ चांस, एक चांस। तो अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट से अगर जनरल कैंडिडेट से अगर आप आते हो या ओबीसी में अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको 4 चांस दिए जाएंगे, नहीं तो आपको ये जो है, अगर आप क्रीमी लेयर से में नहीं आते हो तो आपको 7 चांस मिले जाएंगे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो। और एससी एसटी के लिए कोई चांस नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।